Hello everyone. पिछले कई वीडियो में आपने आज से पहले के सारे चैप्टर्स का स्टडी किया। अब आज लाइंस एंड एंगल्स से रिलेटेड सारे प्रश्न का हल। खास करके मैं ज्यादातर इंट्रोड्यूस करता हूँ आर डी शर्मा आर एस अग्रवाल को। तो लाइंस एंड एंगल्स के देखा था कि यूक्लिड्स ज्योमेट्री के अंदर हम लोग लाइंस रेज इन सब का स्टडी किए थे और वहां पर ये सारी बातें क्लियर हो गई थी। यहाँ पर मोस्टली हमको बात किसकी करनी है, तो एंगल से रिलेटेड सारा डिस्कशन यहाँ पर हम लोग करेंगे। अब सबसे पहले देखते हैं कि एक एंगल क्या है। लाइंस के बारे में तो तुम ऐसा जानते हो कि लाइंस जितने भी हैं वो सारे के सारे बने हुए किससे होते हैं, तो ये डॉट से बने हुए थे, पॉइंट से बने हुए होते, और ये क्लोजली लीनियर फैशन में एक दूसरे से क्लोज रखे हुए रहते हैं। तो ये क्या बन जाता है, एक लाइन का स्वरूप ले लेता है, तो लाइन बन जाता है। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि एंगल्स का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो जैसा कि जानते हो कि एक एंगल जो है वो होता कैसा, तो ये वास्तविक में यूनियन है दो कोलिनियर रेज का। दो कोलिनियर रेज जिसका कॉमन इनिशियल पॉइंट हो, यहाँ पर जैसा देख रहे हो कि यहाँ पर मान लो कि ये देखो इनिशियल पॉइंट है ना। तो ये इनिशियल पॉइंट वो है, और ये जो तुम्हारा रे है ये ओ ए है, और ये जो रे हम देख पा रहे हैं ये मान लिया ओ बी है ना। तो ओ ए या ए ओ बी जो हमारा ये एंगल बना है, यहाँ पर वो हमारा क्या है, तो एक वर्टेक्स है ना। और ओ ए और ओ बी क्या कहलाएगा, तो एक आर्म कहलाएगा। तो अब यहाँ पर देखो कि यहाँ पर कुछ पॉइंट्स को ये एंगल क्या किया, तो अपने अंदर मतलब ये दोनों रेज के अंदर कुछ पॉइंट्स आ गए, और इन सारे पॉइंट्स को जो इनसाइड एंगल ए ओ बी हमको दिख रहे हैं है ना, तो ये सारे क्या कहलाएंगे, ये पॉइंट्स इंटीरियर ऑफ एन एंगल कहलाएंगे। और इनके रेस के जो बाहर पॉइंट्स होंगे, तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो सब क्या कहलाएंगे, तो ये सब पॉइंट्स जो हैं वो एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल कहलाएंगे। नेक्स्ट बात आती है कि अ, तो एंगल को इस तरह से तुम अपने दिमाग में रखोगे, एन एंगल क्या है, तो एन एंगल इज द यूनियन ऑफ टू नॉन कोलिनियर रेज विथ अ कॉमन इनिशियल पॉइंट। और इंटीरियर ऑफ एन एंगल किसको कहेंगे, तो इंटीरियर ऑफ एन एंगल कहेंगे मतलब सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन इट्स प्लेन, और which is on the same line of AB and ए ओ बी। ये तो यहाँ पर कौन कौन लाइन हो गया, तो हमारा लाइन हो गया हमारा ए ओ ए और ओ बी है ना। तो इनके अंदर जो भी पॉइंट्स हैं वो क्या कहलाएंगे, तो इंटीरियर ऑफ एन एंगल। और एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल किसको कहेंगे, तो एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल कहेंगे ऑल दोज पॉइंट्स which are present outside the rays OA and OB। It means AOB के साथ बाहर जितने भी पॉइंट्स मौजूद हैं ये सारे के सारे एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल कहलाएंगे। तो अब देखते हैं कॉन्ग्रुएंट किसको कहोगे, तो कॉन्ग्रुएंट कहते हैं, मान लो कि अगर हम मेजर लेते हैं इस एंगल का, और सपोज इस एंगल का मेजर जो है वो सपोज करते हैं कि ये मेरा मेजर इसका थीटा आया है ना। इसका मेजर हम देख पा रहे हैं, मान लो कि थीटा आया है।
और एक एंगल अगर हम और ड्रॉ कर लें, और इस एंगल में का भी मेजर अगर सेम कितना हो, तो मान लो ये एंगल जो तुम्हारा है, वो अगर इसका वर्टेक्स जो है ओ डैश है ना, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं ये मान लो कि सी है, मेरा पॉइंट डी है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि सी ओ डी मेरा एंगल हुआ, और इसका मेजर सपोज करते हैं कि ये भी मेजर कितना मिल रहा है, तो थीटा मिल रहा है। तो अगर ए ओ बी मेजर ऑफ एंगल हम कैसे लिखेंगे, तो इफ मेजर ऑफ एन एंगल ए ओ बी is equal, measure of an angle AOB is equal to measure of angle COD, है ना। तो इसमें हमारा निकल कर क्या आया, तो ये दोनों इक्वल हैं। इट मीन्स ये दोनों एंगल जो होंगे कैसे होंगे, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट एंगल कहलाएंगे। तो इनको मेजर सिर्फ देखना है ना, और इस बिहार पर हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल कैसा होगा, तो ये कॉन्ग्रुएंट होगा। दूसरा, अगर आपको चेक करना है कि ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं, तो जो भी अगर सीओडी को, अगर एंगल सीओडी को हम अगर बिल्कुल इस तरह से प्लेस कर दें एंगल ए ओ बी के ऊपर, तो क्या देखेंगे, तो अगर सीओ ईओ को ओवरलैप कर जाए और डीओ, है ना, तुमको डीओ को ओवरलैप करे, है ना, तो और सी ओ डी जो है वो ए ओ बी एंगल को ओवरलैप कर जाए, तो पॉइंट्स जो है ना, वो इक्वली कवर कर रहा है। मतलब इंटीरियर ऑफ द इंटीरियर पॉइंट्स जितने भी हैं एंगल ए ओ बी के अंदर और सी ओ डी के अंदर, वो सारे पॉइंट्स एक साथ, मतलब एक जैसे मौजूद हैं दोनों में। तो इस बिहाफ पर ये दोनों कैसे होंगे, तो ये दोनों कहलाएंगे कॉन्ग्रुएंट एंगल, है ना। अब जो देखो, तो मेजर एक्चुअली निकालते कैसे किसी भी एंगल का मेजर जो है, तो तुम जैसे जानते हो कि एंगल का मेजरमेंट ट्राया जो है, तो वो किस में किया जाता है, तो डिग्री में किया जाता है। तो हम जैसे मान लो कि ये एंगल थीटा आया है ना, तो हम कैसे लिखें इस चीज को, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि मेजर ऑफ एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी इक्वल टू क्या मिला, तो थीटा मिला, है ना? और थीटा, तो थीटा जो है, जैसा कि जानते हो थीटा क्या होता है, तो एक ये ग्रीक लेटर है। और यहाँ पर एक बात ये ध्यान में रखनी है कि थीटा, तो थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, तो डिग्री में ये कितनी होती है, तो ये कंप्लीट एंगल तुम जानते हो, कंप्लीट एंगल कितने का बनता है, तो कंप्लीट एंगल हमारा 360 का बनता है। ये 360 डिग्री का कंप्लीट एंगल बनता है। तो मैं एक्चुअली यूनिट क्या है इसका, किस चीज में मेजर करते हैं हम किसी एंगल को, है ना, तो एंगल जो है प्राय डिग्री में मेजर किया जाता है। तो डिग्री ऐसे दिखाते कैसे हैं, तो मान लो कि यहाँ पर लिखा हुआ है 1 डिग्री, तो 1 डिग्री इक्वल कितना होता है, तो हम पहले इस चीज को जान लेंगे कि डिग्री जो है वो कितना, तो कंप्लीट एंगल जो होता है ना, तो एंगल जो है वो कितने का होता है, तो कंप्लीट ये मेजर जो मिलेगा हमको एंगल इन डिग्री इज, ये 0 से, जैसे सपोज करो कि ये मेरा एक लाइन है, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं ये एंगल और ये एंगल मिलकर कितना बना रहा है, तो ये कंप्लीट एक 180 बना। मतलब इन दोनों का सम कितना होगा, तो 180, और फिर इन दोनों का सम कितना होगा, ये भी 180, है ना। तो 180 और 180 डिग्री ये दोनों हम देख पा रहे हैं, यानी इक्वल टू क्या मिलेगा,
तो ये कंप्लीट एंगल बना जिसको हम 360 कर रहे हैं, है ना? और प्रत्येक डिग्री जो है मतलब 1 डिग्री इक्वल टू कितना होता है, तो इसका छोटा यूनिट क्या होगा, तो ये होगा हमारा मिनट, है ना? और इससे 1 मिनट इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 1 मिनट इक्वल टू होता है सेकेंड, है ना? मतलब हम कह सकते हैं कि 1 डिग्री, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, है ना? अब चलें तो कॉन्ग्रुएंट एंगल मेजर एक्सियोम्स किसको कहोगे, तो कॉन्ग्रुएंट एंगल मेजर एक्सियोम अगर देखते हो तो मान लो कि अ, हमारे पास दो एंगल है जो बिल्कुल इक्वल है। यहाँ पहले एक चीज देख ले हम लोग कि यहाँ से फिर से एक बार रिकैप कर लेते हैं, एंगल किसको कहते हैं, तो एंगल क्या है, तो इज द यूनियन ऑफ टू नॉन कोलिनियर रेज विद अ कॉमन इनिशियल पॉइंट, है ना? इंटीरियर किसको कह रहे हैं, तो ऑल डॉट्स और पॉइंट्स प्रेजेंट इनसाइड द inside an angle is called interior of an angle, है ना? और all those points which are excluded from the arms of the angle तो क्या कहलाएंगे, एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल। कॉन्ग्रुएंट एंगल किसको कह रहे हैं, तो अगर एक मेजर ऑफ एन एंगल इज इक्वल टू मेजर ऑफ measure of an angle AOB is equal to measure of an angle COP, then both the angle will be congruent to each other, है ना? नेक्स्ट मेजर एंगल लेते कैसे हैं किसी भी एंगल का मेजर, तो एवरी एंगल हैज अ मेजर एंड द यूनिट ऑफ एंगल इज डिग्री, है ना? तो इसका यूनिट क्या है, तो ये डिग्री में मेजर किया जाता है। हाँ चलो फिर बात करते हैं कि एंगल होते कितने तरह के हैं, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि एंगल जितने भी होते हैं, सबसे पहला यहाँ पर देखते हैं कि तुम्हारा टाइप्स ऑफ एंगल कौन कौन से हो, तो राइट एंगल किसको कहते हैं, है ना? तो हम जानते हैं इस चीज को कि राइट एंगल जो है ये, मान लो कि एक मेरा ये रे है ना? और इस पर बिल्कुल कोई स्टैंड है, एक रे, और यहाँ पे देख पा रहे हैं ये इसको क्या कर रहा है, तो 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड कर रहा है। तो प्रत्येक एंगल जो होंगे यहाँ पर तो कितने के होंगे, ये प्रत्येक एंगल 90 डिग्री के होंगे। और राइट एंगल, तो राइट एंगल एक्चुअली होता क्या है, तो वन राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, है ना? और ये बना क्या, तो ये कंप्लीट एंगल बना है, ये कंप्लीट एंगल कितने का, ये 360 का है। प्रत्येक एंगल कितने के हो जाएंगे, तो ये 4 क्वाड्रेंट में बटे हुए हैं, तो 4 क्वाड्रेंट दैट मीन्स 90 + 90 + 90 + 90, यानी ये कितने हो जाएंगे, 360 हो जाएंगे, है ना? यानी कि कंप्लीट एंगल जो मेरा यहाँ पर बना है 360, 360 डिग्री इज इक्वल टू 4 × 90 डिग्री, तो ये तुम्हारा 360 कंप्लीट एंगल तैयार हुआ है ना? अब यहाँ पर फिर देखते हैं कि ये जो एक एंगल मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल जो बना जो किसके इक्वल है, तो 90 डिग्री के इक्वल है ना? तो 90 डिग्री को हम क्या बोलते हैं, राइट एंगल बोलते हैं, है ना? तो इस तरह से इसको डिफाइन कर सकते हो कि एन एंगल विच मेजर इज 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल, है ना? उसके बाद बोल देखो इसी राइट एंगल के बिहाफ पर अब बाकी सारे एंगल्स को तुम निकाल सकते हो। तो अगर कोई एंगल जो है सो तुम्हारा ये राइट एंगल से छोटा है, दैट मीन्स 90 डिग्री से छोटा है, तो वो एंगल क्या कहलाएगा, तो वो तुम्हारा अक्यूट एंगल कहलाएगा। तो इसको डिफाइन कैसे करोगे, तो एन एंगल which measure is less than 90 डिग्री, है ना, इज कॉल्ड एन अक्यूट एंगल। और फिर आता ऑब्ट्यूज एंगल, तो ऑब्ट्यूज एंगल किसमें, तो ऑब्ट्यूज एंगल हम कहेंगे कि अगर किसी एंगल का मेजर जो है वो 90 से ऊपर है, यानी 90 से ऊपर, 90 से ऊपर और
180 से नीचे, है ना? तो एंगल क्या कहलाएगा? तो वो एंगल कहलाएगा हमारा ऑब्ट्यूज एंगल। एन एंगल हुज मेजर मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री, है ना? तो उसको हम क्या बोलेंगे? तो ये ऑब्ट्यूज एंगल होगा। चलो स्ट्रेट एंगल किसको बोलते हैं? तो स्ट्रेट एंगल जो है वो क्या है? तो जिसका मेजर जो है वो कितना मिल रहा है? तो 180 मिल रहा है। जैसे यहाँ पे देख पा रहे हो कि मान लो कि यहाँ पर इस पॉइंट पर हम देखें तो कंप्लीट मेजर कितने का मिल रहा है? तो ये कंप्लीट मेजर हमको मिल रहा है 180 का, है ना? ये सपोज करो दो रेज हैं, ये मेरा वो पॉइंट है और यहाँ पर ये सपोज ए है और ये पॉइंट क्या है? तो तुम्हारा बी है ना? तो ये एंगल ए ओ बी जो बन रहा है, तो है ना, वो कितने का बन रहा है? तो ये तुम्हारा 180 का, है ना? और ये 180 डिग्री के एंगल को हम क्या बोलते हैं? तो स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। नेक्स्ट है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल किसको कह रहे हो? तो रिफ्लेक्स एंगल हम कहेंगे जिसका मेजर जो है वो मोर देन 180 है ना? तो लेकिन इसका लेस देन कितना होना चाहिए? तो 360, है ना? तो रिफ्लेक्स एंगल क्या है? तो उस मेजर इज एंगल उस मेजर इज मोर देन 180 डिग्री, मोर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360, है ना? तो ये चीज हमको ध्यान में रखना है कि इसका मेजर कितना हो। तो रिफ्लेक्स एंगल किसको कहते हैं? तो रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं जिसका मेजर जो है वो 180 डिग्री से ग्रेटर और 360 से लेस, है ना? तो ये हमारा रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगा, है ना? अब नेक्स्ट आता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसको कहेंगे? तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को समझने इस तरह से समझो कि मान लो कि तुम्हारे पास दो एंगल है, दो एडजेसेंट एंगल है ना? जैसे देखें तो मान लो कि यहाँ पर ये देखो, ये तुम्हारा अब यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये कंप्लीट कितने का बन रहा है? तो 90 डिग्री का बन रहा है। मान लो एक यहाँ पर रे और डाल देते हैं ना, तो अब क्या होगा? तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये दो एंगल का फॉर्मेशन यहाँ पर हो गया, है ना? और यहाँ पर देख रहे हैं, मान लो कि अगर इसका नेम कर देते हो, इसका इनिशियल पॉइंट मान लो ओ ले लेते हो, ये जो तुम्हारा है ये ए है, वो एक रे हो गया, वो भी तुम्हारा दूसरा रे हो गया, और ये तीसरा रे जो तुम डाले हो मान लो ये ओ सी है ना? तो अगर हम देखें कि एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी, ये ले लेते हैं, है ना? और इसका सम कितना आ रहा है? तो अगर इसका सम 90 डिग्री आ रहा है तो हम कहेंगे कि ये जो मेरा एंगल्स, इसको क्या बोलेंगे? तो ये एक दूसरे के मतलब एंगल ए ओ सी कंप्लीमेंट होंगे किसके? तो एंगल सी ओ बी के, है ना? तो इस तरह से अगर दो एंगल का सम, दो एडजेसेंट एंगल का सम तुमको मिल रहा हो कितना? तो 90 डिग्री, तो ये दोनों कंप्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे, है ना? डिफाइन कैसे करोगे? तो टू एंगल्स द सम ऑफ कुछ मेजर इज 90 डिग्री, तो आर कॉल्ड कंप्लीमेंट्री एंगल, है ना? चलो नेक्स्ट आते हैं। तो अगर कोई इस तरह का एंगल हो, है ना, मान लो कि दो एडजस्ट एंगल यहाँ पर भी देख लेते हैं, ये कैसे एडजस्टेंट एंगल है? तो यहाँ पर देख लो, ये मान लो कि ये रे जो है ये तुम्हारा ओ सी है। अब यहाँ पर ए ओ सी प्लस सी ओ बी जो मिल रहा है, मतलब ये एंगल और इस एंगल का सम कितना मिल जा रहा है? तो ये तुमको मिल जा रहा है
180 के इक्वल है ना, मतलब एंगल ए ओ सी प्लस सी ओ बी इज इक्वल टू 180। तो ऐसे दो एंगल के सम एक दूसरे क्या कहलाएंगे? तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये दोनों एंगल एक दूसरे के सप्लीमेंट है ना, और ऐसे एंगल्स को हम क्या बोलते हैं? तो ऐसे एंगल्स को हम सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। तो दो एंगल जिनका सम कितना हो, तो 180 डिग्री हो, एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? ये सप्लीमेंट। और ऐसे एंगल के जोड़े को हम क्या बोलेंगे? सप्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे, है ना। चलो, नेक्स्ट आता है हमारे पास एंगल बाइसेक्टर। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है? एडजेसेंट एंगल है जिनका सम कितना आएगा? 90 डिग्री। सप्लीमेंट्री एंगल ये भी एडजेसेंट एंगल है जिनका सम कितना आएगा? 180 डिग्री। एंगल बाइसेक्टर किसको कहो? तो अगर कोई रे, मान लो यहाँ पर एक एंगल है, और इस एंगल को जिसका इनिशियल पॉइंट ओ है ना, तो मान लो ये ओ ए, ये ओ बी, देख पा रहे हैं, है ना। अब ओ ए और ओ बी मतलब एंगल ए ओ बी ये मेरा कंप्लीट। और अगर कोई रे इसको दो इक्वल भाग बांट दे, यानी इसका सम, इसका मेजर और इसका मेजर, दोनों का मेजर क्या है? तो इक्वल है ना। जैसे इस तरह से देख लो, ए ओ सी एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल तुम्हारा बी ओ सी। तो हम क्या कहलाएंगे, कहेंगे कि ये दोनों एंगल इक्वल, मतलब हम देख पा रहे हैं कि एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू क्या मिल रहा है हमको? तो एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी। और यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं? तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एंगल ए ओ सी जो है एंगल बी ओ सी के इक्वल है। तो हम ऐसे रे को हम क्या बोलेंगे? तो ऐसे रे को हम एंगल बाइसेक्टर बोलते हैं, जो किसी भी एंगल को क्या करते हैं? तो दो इक्वल पार्ट में काट दे, है ना। तो वो मेरा एंगल बाइसेक्टर कहलाता है। चलो, अब देखते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल किसको कहोगे? तो वर्टिकल अपोजिट एंगल हम किसको कहते हैं? तो इसको देखो, देखो ये मान लो कि हमारे पास एक लाइन ये है ना, और यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इस लाइन को अगर कोई इंटरसेक्ट कर रहा हो दूसरा लाइन है, तो जब ये एक दूसरे को कट करेगा तो देखो यहाँ पर एक कॉमन पॉइंट होगा, तो उस पे निश्चय क्या कहोगे तुम? तो ये तुम्हारा, मान लो कि ये यहाँ पर कॉमन पॉइंट एक मिल रहा है, जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? कट कर रहे हैं। तो ये मान लो कि वो है ना। अब यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर चार एंगल बन चुके हैं, है ना। अब इसके भी आप देखते हैं, तो ये एक एंगल, ये दो एंगल, ये तुम्हारा तीन एंगल, और ये चार। अगर नेमिंग करते हो तो एक, वन, टू, थ्री, फोर, है ना। तो ये टोटल तुम्हारे फोर एंगल्स बने। अब यहाँ पर हम कहेंगे कि इसको वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो वर्टिकल अपोजिट एंगल जो है वो तुम्हारे एंगल वन और एंगल थ्री क्या कहलाएंगे? तो ये वर्टिकल अपोजिट एंगल कहलाएंगे। और एंगल टू और एंगल फोर क्या कहलाएंगे? ये भी वर्टिकल वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कहलाते हैं ना। तो अब ये हमेशा वर्टिकल अपोजिट एंगल जो होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो कैसे करके इसको देख सकते हो तुम? तो यहाँ पर अगर गौर करके तुम देखो तो ये एक कंप्लीट लाइन है ना? और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एंगल वन प्लस एंगल टू इक्वल टू कितना मिलेगा? तो ये देख पा रहे हो कि ये कैसा बन रहा है तुम्हारा? तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ये एक कॉमन आर्क है ना, और ये एक दो रे हैं जो एक दूसरे के अपोजिट रे हैं। तो यहाँ पर बन क्या रहा है? तो यहाँ पर एंगल वन और एंगल टू एक सप्लीमेंट्री एंगल बना रहा है ना।
तो सप्लीमेंट्री है, दैट मीन्स एंगल 1 और एंगल 2 का सम जो हमको मिलेगा वो 180 डिग्री मिलेगा, है ना। उसी तरह से एंगल 3 प्लस एंगल 3 का सम भी कितना मिलेगा हमको, तो 180 डिग्री मिलेगा, है ना। तो ये हम देख पा रहे हैं, है ना, कि ये दोनों का सम जो हमको मिला वो कितना मिला। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल 2 प्लस एंगल 3, क्योंकि यहाँ पर भी देख पा रहे हैं कि ये जो तुम्हारा है एक अपोजिट रे, और ये तुम्हारा जो देख पा रहे हैं ये क्या बना, तो ये कंप्लीट एक क्या बन गया, तो ये तुम्हारा सप्लीमेंट्री एंगल 2 और एंगल 3 के मिलकर क्या बनाया, तो एक सप्लीमेंट्री एंगल बनाया है ना। और इनका सम क्या होना चाहिए, तो 180 डिग्री होना चाहिए। अब इन दोनों का अगर तुम इन दोनों को क्या करते हो, सब्ट्रैक्ट करते हो एक दूसरे से, तो यहाँ पर क्या देख पा रहे हो, तो अगर सब्ट्रैक्ट करते हो तो ये माइनस हो गया, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ये भी क्या हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू से हट जाएगी, यानी एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 0। एंगल 1 प्लस एंगल 3, है ना, एंगल 1 प्लस माइनस एंगल 3 क्या मिलेगा हमको, तो ये हमको मिलेगा, ये देखो, ये जो है तुम्हारा एंगल 1 माइनस एंगल 3 इक्वल टू 0, दैट मीन्स एंगल 1 इक्वल टू क्या मिलेगा, तो ये मिलेगा एंगल 3, है ना। मतलब ये वाला एंगल और ये एंगल, मतलब एंगल 1 जो है वो एंगल 3 के क्या है, इक्वल है। तो इस बिहाफ पर हम कह सकते हैं कि वर्टिकल अपोजिट एंगल जो होता है वो हमेशा क्या होता है, तो इक्वल होता है ना। उसी तरह से हम देख लो कि ये मिलकर के क्या बना रहा है, सप्लीमेंट्री बना रहा है, और यहाँ दोनों मिलकर के फिर क्या करेगा, सप्लीमेंट्री बनाएगा, है ना। मतलब यहाँ पर 3 जो है सो बोथ साइड आ जाएंगे, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो अगेन तुम क्या निकाल सकते हो, तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, मतलब यहाँ भी देख रहे हैं कि वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या है, इक्वल है ना। तो वर्टिकल अपोजिट एंगल जो होते हैं वो ऑलवेज क्या होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमेशा तुम्हारा इक्वल होते हैं। नेक्स्ट आता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल किसको कह रहे हैं, तो यहाँ पे देख लो कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट एंगल और कंसेक्यूटिव एंगल, इसको कैसे समझोगे तुम, तो इसको समझने के लिए सबसे बढ़िया होगा कि मान लो कि सबसे पहले इसको हम हटा लेते हैं। ये देखो, अब यहाँ पर अगर हमको समझना है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल किसको कहेंगे, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो हमारा है, जैसे मान लो कि यहाँ पर दिया हुआ है कि दो हमारे पास रेज है, या ये देखो दो, सपोज करो लाइन है हमारा, एक लाइन ये है और एक लाइन मेरा ये है, ठीक है, और यहाँ पर कोई लाइन इन दोनों को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पर टोटल जो एंगल बनते हैं वो तुम्हारे 4 एंगल इधर बने और 4 एंगल इस तरफ बन जाते हैं। इसको इस तरह से कर सकते हैं कि ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये टोटल 8 एंगल्स हमारे पास तैयार हुए हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये दो रेज हैं, है ना? और ये देखो, ये एन एम और एन दो मेरे लाइन है ना, और इनको एक ट्रांसवर्सल क्या कर रहा है, तो कट कर रहा है। तो ट्रांसवर्सल किसको कहते हैं,
तो एक ऐसा लाइन जो इंटरसेक्ट करता है दो या उससे अधिक लाइन को, है ना, गिवन लाइंस को, तो उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम ट्रांसवर्सल कहते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि एम और एन दो लाइन है, और जिसको एक एल, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? ट्रांसवर्सल बोल रहे हैं। ये दोनों क्या, लाइन एन और एम को क्या कर रहा है? तो कट कर रहा है। तो और इस तरह से टोटल जो यहाँ पर बन रहा है, तो एंगल वन, मतलब यहाँ पर फोर एंगल्स बन रहे हैं, और इस जगह पर भी क्या बन रहा है? फोर एंगल्स बन रहे हैं, है ना। तो अब ये फोर एंगल्स जो बने हैं, इनको हम किस तरह से सूचित करते हैं? अब यहाँ पर एंगल वन, एंगल फाइव क्या कहलाएंगे? तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कहलाएंगे। एंगल फोर, एंगल एट कॉरस्पॉन्डिंग, एंगल टू और एंगल सिक्स ये भी कॉरस्पॉन्डिंग है, एंगल थ्री और एंगल सेवन भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। अच्छा, और अल्टरनेट एंगल किसको कहोगे? तो इस तरह से जो बने हुए हैं, जैसे यहाँ पर देख रहे हो एंगल थ्री है, और यहाँ पर एंगल फाइव है। तो एंगल थ्री, एंगल फाइव, है ना, और एंगल फोर और एंगल सिक्स, ये क्या कहलाते हैं? तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कहलाते हैं। और उसके बाद देखो, तो कंस्टिट्यूटिव इंटीरियर एंगल्स किसको कह रहे हैं? तो यहाँ पर देख रहे हैं कि फोर और फाइव, ये फोर और फाइव क्या कहलाते हैं? तो ये हमारे कंस्टिट्यूटिव इंटीरियर एंगल्स हैं। और फिर आए तो एंगल तुम्हारे थ्री और एंगल एट, एंगल थ्री और एंगल, सॉरी, सिक्स, ये कैसे कहलाएंगे? तो ये हमारा कंस्टिट्यूटिव इंटीरियर एंगल कहलाते हैं। चलो, लेकिन एक चीज ख्याल रखना है कि अगर दो लाइन मान लो बिल्कुल पैरेलल, तो अगर ये पैरेलल है, पैरेलल को पहचानने का तरीका हम पहले ही बता चुके हैं कि अगर दोनों के बीच हर जगह क्या हो, तो दोनों के बीच डिस्टेंस जो हो वो हमेशा इक्वल हो, तो हम कहेंगे कि ये दोनों लाइन कैसे हैं? तो पैरेलल है। अब इस लाइन को मान लिया कि ये लाइन कैसा है? मान लो ये ए बी एक मेरा लाइन, और ये मेरा सी डी एक लाइन, और इसको कोई एक ट्रांसवर्सल इस तरह से कट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, और इंटरसेक्ट कर रहा है, तो मान लो कि ये इंटरसेक्शन कहाँ पर हो रहा है? तो पॉइंट, सपोज करो ये पी पर इंटरसेक्ट हो रहा है, ये पॉइंट क्यू पर इंटरसेक्शन हो रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर फिर से देख रहे हैं कि फोर एंगल्स तैयार हुए हैं। ये वन है, टू है, थ्री है, फोर है ना, ये फाइव, ये सिक्स, ये सेवन, ये एट, है ना। तो ये फाइव, ये सिक्स, ये सेवन और ये एट, है ना। ये कंप्लीट बना है हमारा। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर ये दोनों लाइन जो है वो पैरेलल है ना, वो गिवन लाइन पैरेलल है, और इसको कोई ट्रांसवर्सल अगर कट कर रहा है, तो यहाँ पर जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, मतलब एंगल वन जो है वो एंगल फाइव के इक्वल होगा, है ना, और एंगल टू जो है वो एंगल सिक्स के इक्वल होगा, और एंगल तुम्हारा फोर जो है वो एंगल एट के, और एंगल थ्री एंगल सेवन, मतलब जितने कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये हमें ये क्या होंगे? इक्वल होंगे। अगर मेरा रेज जो है वो रेज, सॉरी, दो लाइंस जो दिए हुए हैं ए बी और सी डी, ये दोनों पैरेलल हैं, तो निश्चित रूप से कोई ट्रांसवर्सल अगर इसको कट कर रहा है, तो निश्चित रूप से ये इसके सारे के सारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। अब हमसे कोई पूछ दे अगर कि इस चीज को कैसे माना जाए, तो गौर करके देखो यहाँ पर कि एंगल वन जो है वो क्या होता है? तो यहाँ पर हम गौर करके देखें तो किस तरह से आ रहा है? एंगल वन किसके बराबर हो? तो
यहाँ पर देखिए तो एंगल 3 के बराबर। क्यों क्यों बराबर है? ये क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल है, अपोजिट एंगल। और फिर हम देखें तो एंग तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एंगल 1 जो है वो एंगल 3 के इक्वल है, और ये जो है एंगल 1 एंगल 5 के इक्वल है। क्यों? क्योंकि हम इस चीज को पहले भी बता चुके कि एंगल 1 एंगल 5 के इक्वल होता है, क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है ना। तो ये कॉरस्पॉन्डिंग है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो रहा है। यहाँ पे देखो तो एंगल 1 एंगल 5 के इक्वल है। अब यहाँ गौर करके देखिए एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल और एंगल 1 एंगल 5 के इक्वल। इट मीन्स एंगल 3 क्या हो जाएगा? तो एंगल 3 मेरा एंगल 5 के इक्वल हो जाएगा। मतलब जितने भी अल्टरनेट एंगल होते हैं, अगर मेरा ये दो गिवन लाइंस जो है वो अगर पैरेलल है, तो निश्चित रूप से हम देखेंगे कि और इसको कोई अगर ट्रांसवर्सल कट कर रहा है तो corresponding एंगल तो इक्वल होते ही हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी इक्वल होंगे, है ना। अच्छा, फिर देखिए कि अगर दो लाइंस कैसे हैं, तो बिल्कुल पैरेलल। तो पैरेलल होने के बाद ये देखो, चलो, तो यहाँ पर ये बातें क्लियर हुई कि अल्टरनेट एंगल किसको कहते हो, और कंस्टिट्यूटिव एंगल। कंस्टिट्यूटिव एंगल जो होते हैं वो क्या होते हैं, तो इसको भी देख लो। कंस्टिट्यूटिव एंगल मान लो कि हमारे पास जो है ये दो पैरेलल लाइन है। ये देखो, ये लाइन और ये लाइन, ये मान लो कि दोनों पैरेलल हैं। और अगर पैरेलल है और इनको कोई मान लो ये लाइन जो है तुम्हारा ए बी है, और ये जो है वो सी डी है ना। तो ये दोनों जो है लाइन को कोई ट्रांसवर्सल इस तरह से कट कर रहा है। तो अगर कट कर रहा है तो यहाँ पर टोटल जो है कितने बनेंगे, तो 4 एंगल्स, और यहाँ पर 4 बन जाएंगे। और ये 4 एंगल्स बनेंगे। So, यहाँ पर देख रहे हो 1 2 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5 6 7 और 8। तो टोटल यहाँ पर बना है ना। अब ये एंगल 4 एंगल 5 पे क्या होगा, तो एंगल 4 प्लस और एंगल एंगल 4 और एंगल 5 जो हमारा है, ये क्या कहलाते हैं, तो एंगल 4 और हमारा एंड एंगल, सॉरी, क्या हुआ, तो एंगल 4 जो है एंगल 4 एंड एंगल 5, ये क्या है, ये कंस्टिट्यूटिव पेयर।
कंस्टिट्यूटिव पेयर का, ये कंस्टिट्यूटिव पेयर। तो अगर ये कंस्टिट्यूटिव पेयर है तो अभी हम चैप्टर देखते हैं। ये इनका सम कितना होता है, तो ये बात भी ध्यान में रखनी है कि एंगल फोर और ये एंगल मतलब कंस्टिट्यूटिव पेयर जो होंगे हमारे, उनका सम ऑलवेज क्या आएगा, तो 180 डिग्री आएगा। तो एंगल फोर और एंगल फाइव का सम हमको कितना मिलने वाला है, ये हमको 180। एंगल थ्री और एंगल एट का, सॉरी एंगल सिक्स का सम क्या मिलने वाला है, ये भी हमको 180 मिलने वाला है ना। तो ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पर एंगल थ्री प्लस एंगल तुम्हारा सिक्स, इसका भी सम क्या होना है, तो 180 डिग्री। अच्छा, तो ये दोनों का सम क्या मिलना है हमको, 180। तो एंगल फोर एंड एंगल फाइव, इन दोनों को क्या बोले, कंस्टिट्यूटिव पेयर। एंगल थ्री और एंगल सिक्स को क्या बोले, कंस्टिट्यूटिव पेयर, है ना। क्योंकि इन दोनों का सम यहाँ पे क्या मिल रहा है, तो 180 मिल रहा है ना। अच्छा, अब यहाँ पर गौर करके देखने वाली बात है, कैसे ये कैसे हम मान लें इस चीज को कि एंगल फोर और एंगल फाइव का, सॉरी एंगल फोर और एंगल हमारा ये, हाँ फाइव का सम जो है वो 180 होगा। तो ये गौर करके देखो कि एंगल वन और एंगल फोर मिलकर तुमको क्या बना रहा था, एंगल वन प्लस एंगल फोर, है ना। ये क्या बन रहा है, ये तुम्हारा 180 डिग्री बन रहा है नहीं। और एंगल वन इज इक्वल टू किसके है, तो ये तुम्हारा एंगल सिक्स है। ये क्या है, एंगल थ्री है, एंगल है, एंगल हमारा एंगल वन और एंगल फोर, एंगल वन और एंगल फोर मिलाकर 180 बन रहे हैं। और एंगल वन जो है वो तुम्हारा किसके बराबर है, तो एंगल वन एंगल थ्री के इक्वल मिल रहा है। हम्म, अच्छा, मतलब हम कह सकते हैं कि एंगल थ्री प्लस एंगल फोर, एंगल थ्री प्लस एंगल फोर इक्वल टू हमको क्या है, 180 डिग्री। ये बात क्लियर होगी, है ना। अब एंगल थ्री इज इक्वल टू एंगल फाइव, एंगल थ्री इज इक्वल टू एंगल फाइव, है ना, क्योंकि अल्टरनेट एंगल है ना। इट मीन्स एंगल फाइव प्लस एंगल फोर इक्वल टू क्या मिल रहा है हमको, 180 डिग्री। मतलब ये कह सकते हैं कि इनका सम जो है, मतलब कंस्टिट्यूटिव पेयर का, वो क्या मिलना है, तो ये 180 मिलने वाला है। खैर, ये सारी बातें क्लियर हुई हमारी। अब इसमें करना क्या है हमको, तो अगर तुम लोग चाहते हो कुछ प्रूफ्स को बहुत अच्छे ढंग से और क्लियर किया जाए, तो इसको कमेंट बॉक्स में डाल देना। नहीं होगा तो फिर हम इसको और डिटेल से सारे जो हमारे थ्योरम्स हैं उसको प्रूफ करके तुम्हारा और कॉन्सेप्ट को सुधारने की कोशिश करेंगे। और अगर इसकी जरूरत नहीं बनती है तो अगला वीडियो जो है फिर हम केवल सॉल्यूशन के साथ लेकर आएंगे। ठीक है बच्चों।